तो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो कल तक हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कर लिए थे 2023 प्रीलिम्स के। तो आज हम उसके आगे से देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ठीक है, तो 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51st क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है। अब देखो, ये कोई भी चीज को ऐसे इस तरीके से यूपीएससी ने पूछा तो ये मतलब नहीं कि हमें इस साल पूरा एक एक स्कीम को ऐसे घुस घुस के पीएचडी करनी है। हमें कोई भी चीज को 2 लाइन में बेसिक ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है। अगर वो फिर इस तरीके से फैक्चुअल आएगा तो वहाँ एल्गोरिदम से बनाना है। ये बात याद रखना लास्ट मिनट रिविजन के लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना ये तो पता है मोदी जी ने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, तो इट इज ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। कैसे होगा? तो अगर ये सेंट्रल लेवल की स्कीम है तो ये स्टेट लेवल के कैसे होगा? ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये तो भाई फैक्चुअली गलत लग रहा है। ठीक है, काट देंगे। दूसरा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मेटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर। तो ये तो वही है, वनरेबल सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। इसमें तो कोई डिस्प्यूट करना नहीं चाहिए। सही है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट। तो वही बात है, वनरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट कर रहा है। सही बात है। थर्ड लास्ट क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर। मिल गया ना भाई? ये डेटा दे रखा है अप टू 1 ईयर। अब यहीं तो कुछ ना कुछ उसने खेल खेला होगा। या तो 6 साल, या तो 6 महीने के बच्चे होंगे, 5 साल के बच्चे होंगे, 2 साल के बच्चे होंगे। कुछ तो चेंज किया होगा ना। अप टू 1 ईयर का क्या मतलब है? तो बस यहीं पे उसने कुछ खेल खेला होगा। एग्जाम कंडीशन में हमें क्या मार देना है? ओनली 2। वैसे भी 4 हैं तो ओनली 2 या ओनली 3 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम पढ़ के वो उस हिसाब से बना लेंगे कि अनेमिया नहीं चाहिए, खून की कमी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा देंगे जिससे खून की कमी दूर हो। ठीक है, नेक्स्ट, पहला है इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। ठीक है, कैल्शियम की वो देंगे। कैल्शियम तो हड्डियों की कमजोरी के लिए दिया जाता है। आयरन दिया जाता है मेरे ख्याल से खून की कमी के लिए, है ना। तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहीं पे इसने झोल कर दिया होगा, क्योंकि ये क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट क्या बना देता है यूपीएससी? रॉन्ग। कैल्शियम तो हड्डियों की उसकी कमजोरी के लिए दिया जाता है ना भाई। तो ये तो लग रहा है कि कुछ गलत हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट रन्स ए कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ। तो अब डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग लग रहा है ये कोई आम भाषा है। अगर यूपीएससी इतना लिख के दे रहा है टेक्निकल, तो इसका क्या मतलब होता है? वो सही बनाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डी वार्मिंग। अब वही बात है, डी वार्मिंग ये कोई नॉर्मल वर्ड्स तो है नहीं। यूपीएससी ऐसे लिख के दे रहा है, इसका मतलब क्या है? सही होने वाला है। और फिर इसमें कोई फैक्ट या डेटा तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हेमो। आप खुद ही देख रहे हो, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। ऐसा कोई वर्ड जिसको मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। यूपीएससी अपने मन से बना के पीएचडी करके इसलिए तो नहीं डाल देगा कि वो गलत डालने वाला है। तो इसका मतलब ये सब सही होने वाले हैं। ठीक है, एक ही फैक्ट था, कैल्शियम की जगह मेरे ख्याल से आयरन होना चाहिए था। आयरन खून की कमी में लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनली 3। वैसे भी अगर आप ओनली 2 भी मार दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे गलत हो जाएंगे, बट अगर तरीके से चलोगे लाइन बाय लाइन, ओनली 2 ही मार दोगे। 4 में 2 तो एक सही एक गलत। वैसे चलोगे तो फिर तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन। तो भाई कार्बन फाइबर्स का थोड़ा बहुत भी अगर यूज हो रहा होगा तो ये तो सही हो जाने वाला है। या कहीं भी कोई भी स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल या एयरक्राफ्ट में एक में भी यूज होगा तो ये तो साइंस एंड टेक है ना। तो यहाँ तो फिर काउंटर इंट्यूटिव नहीं सोचना है। सेकंड क्या लिखा है? कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैनॉट बी रिसाइकल। अब ये तो साइंस एंड टेक को चुनौती देने वाली बात हो गई, तो बस खत्म। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन से पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश या कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। खास बात क्या? लैंग्वेज पढ़िए, खाली डिटेक्शन, आगे कुछ नहीं। साइंस एंड टेक का काम है और सिर्फ डिटेक्ट कर लेना। डिटेक्ट कर लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करना, किसी मिस हैपनिंग को रोक देना, वो सब भी नहीं कह रहा। बस डिटेक्ट भर कर लो। अब डिटेक्ट भर करना तो साइंस एंड टेक को चुनौती नहीं दे सकते ना वहाँ एग्जाम कंडीशन में बैठ के। खाली उसका काम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना भी नहीं है। तो फिर डिटेक्ट करने में तो सभी कुछ सही हो जाने वाला है। यहाँ भी लिखा डिटेक्शन, यहाँ भी लिखा डिटेक्शन। आप लैंग्वेज पढ़ो, कितनी हल्की लैंग्वेज है। इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सब वही है। ठीक है ना, ये कुछ कुछ इन्फ्लुएंस्ड वाले वो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें दिमाग नहीं लगाना। ऑल 3 मारिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू रोल ऑफ, अच्छा विद रेफरेंस टू उसने लगा दिया है
तो इसका मतलब सारे तो नहीं सही करने वाला है। रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग, ठीक है, क्या कह रहा है, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। अब एग्जाम कंडीशन में हमें नहीं पता भाई, तो सही मानना पड़ेगा। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर टू नाइट्रेट, हो सकता है मे बी। अब अमोनिया जिसको नहीं पता है, ये होता है अमोनिया NH3, अब इससे NO3 माइनस पे जाना है, नाइट्रेट, हो सकता है कोई रिएक्शन कैसी हो रही हो, वी डोंट नो। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रेंट फॉर फिश इन वाटर। अब देखो एग्जाम कंडीशन में अगर नहीं पता है तो हमें अब इनमें काउंटर इंट्यूटिव तो नहीं सोचना है, तो ऑल 3 मार देना है। या फिर ये भी पता है विद रेफरेंस में जनरली सारे सही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई रूल है 100%, कोई भी चीज यूपीएससी में 100% नहीं होती। जनरली विद रेफरेंस में देखा गया है कि सारे सही नहीं होते, एक आध गलत होता है। अब एग्जाम कंडीशन में यूपीएससी ने इसका 2 दिया है, अब मुझे भी नहीं पता है कि इनमें से कौन सा गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वही बात है, ऐसे क्वेश्चन अब आ जाएंगे तो आपको अपना इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलना है। अगर आप देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कोई सा गलत है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ऑल 3 मारिए, क्वेश्चन को गलत हो जाने दीजिए, इट डज नॉट मैटर। ये आपके कट ऑफ को नहीं रोकेगा, पूरी दुनिया ही इसको ऑल 3 मारने वाली। हाँ बस ये है कि आप विद रेफरेंस हैं तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लीजिए कि गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, जरूरी नहीं कि गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब ये 3 मैचिंग वाले मैं जनरली छोड़ देता हूँ, बट ये क्योंकि स्टैटिक से आया, जो पहला ही चैप्टर ज्योग्राफी का होता है उसमें ये चीज दे रखी है कि जो जायंट क्लाउड्स और डस्ट होता है वो नेबुला होता है, इतना तो मैंने पढ़ रखा है। अब क्योंकि ये पढ़ रखा तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये स्वैप हुआ होगा, तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों ही गलत होने वाले हैं, ठीक, ये बात खत्म हो गई। तो क्योंकि ये दोनों स्वैप होने वाले हैं तो अब तीसरा पढ़ लेते हैं, पल्सर्स। पल्सर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल्स एंड कोलैप्स, ठीक है। अब पल्सर्स के बारे में अगर हमें जानकारी है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। पता नहीं अब पल्सर्स ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आई डोंट नो, बट मे बी। अब यूपीएससी की जनरल पैटर्न है कि 3 में कम से कम एक सही तो होता है, तो मैं मान लेता हूं, बट इसका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना है जब पता हो, वरना यूपीएससी का न्यू नॉर्मल आ गया है, अब 3 में 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, नन भी सही हो सकता है। क्योंकि अब इसमें ये पता था कि ये इसका है तो ये इसके साथ तो नहीं जाएगा, इस वजह से मैं 1 के साथ जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के पास तो भाई ये सब है नहीं डिफेंस कैपेबिलिटीज, कनाडा तो जानते ही हो वसाल स्टेट है, तो उससे तो ये उम्मीद नहीं हो सकती। जापान ही $5 ट्रिलियन वाला इतना मजबूत देश है। इजराइल के पास तो यूएस की टेक्नोलॉजी, भाई इजराइल ये सब क्यों करने लगा, तो फिर वही जापान है, पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल। अब देखो जरा, ये जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे दोनों में वाइल या दोनों में VRS लगा होगा, तो इनमें 2 ही प्रोबेबिलिटी है, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। पहली बात तो सी काट दो। अब यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि एक जगह वाइल में उसने स्वैप मार दिया हो, एक जगह सही रखा हो, या फिर दोनों में स्वैप मार दिया हो, तो यानी कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हो सकता है ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो, बट सी कभी सही नहीं होगा। जब भी ऐसे दोनों स्टेटमेंट ऊपर नीचे में वाइल या वेयरएस लगा होगा तो इस बात को याद रखना है, सिर्फ सी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, हो सकता है दोनों में से किसी एक को ही स्वैप किया हो ऊपर नीचे, या हो सकता है दोनों को ही स्वैप कर दिया हो, इसी बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए पढ़ते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या बोला, जेट प्रोपेल्ड है सबसोनिक स्पीड में थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन इनिशियल फेज। अब वैसे कुछ नहीं पता मुझे, ना बैलिस्टिक ना वो, लेकिन भाई ये पता है कि यहाँ पे अगर उसने ओनली लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, झोल किया है, तो फिर भाई हम एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, इसको गलत मान लेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ब्रह्मोस हमने रशिया से लिए और हमें यह भी पता है कि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 300 से 400 किलोमीटर है। अगर 300 से 400 किलोमीटर ब्रह्मोस की अगर रेंज है तो वो एक कॉन्टिनेंट को तो पास नहीं करेगी, लिखा है ना इंटरकॉन्टिनेंटल, तो पूरे कॉन्टिनेंट यहां से पास करके यूरोप चली जाए, या ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मुश्किल से चाइना या पाकिस्तान को मारेगा। तो इसका मतलब ये तो बात तय है कि भले ही ब्रह्मोस एक बहुत तगड़ी मिसाइल है, बट ये इंटरकॉन्टिनेंटल तो नहीं हो सकता ना भाई, थोड़ा सा तो आप कॉमन सेंस भी लगाने ही वाले हो। इतना तो सब पता ही कि ब्रह्मोस 300 से 400 किलोमीटर रेंज है, तो बस इतनी भी अगर कॉमन सेंस पता है जो पब्लिक डोमेन में है तो ये खत्म हो गया और डी हो गया। हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी ए, बी या डी की होती है। नेक्स्ट,
हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ, अब ये तो मैंने 2019 की वीडियो से बता रहा हूं, ए सोर्स ऑफ हमेशा ही सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी, भाई वही बात है, 1% भी मर्करी पॉल्यूशन कर दिया तो सही। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। पॉल्यूशन है साइंस एंड टेक या एनवायरमेंट, तो फिर अगर साइंस इसको नहीं पता है, नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये साइंस एंड टेक को चुनौती दी जा रही है। कोई देखो, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, लेकिन ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है नहीं। अगर साइंस एंड टेक का होता तो देखा जाता। यहाँ पे एनवायरमेंटल क्वेश्चन की थीम देखिए, रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन, तो जो चीज पॉल्यूशन को एग्जाकार्बेट करेगी या उसकी डेवास्टेटिंग इफेक्ट दिखाएगी, यूपीएससी का एग्जामिनर इसीलिए वो पूछना चाह रहा है। तो वो मर्करी के पॉल्यूशन को लेकर क्वेश्चन क्यों बना रहा है, क्यों चिंतित है, क्योंकि कह रहा अभी तक कोई नॉन सेफ लेवल भी नहीं मिला है। साइंस एंड टेक होता तो काउंटर इंट्यूटिवली सोचते हैं, ये एनवायरमेंट के पॉल्यूशन थीम का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी पूछ ही इसीलिए रहा है आपसे, क्योंकि उससे कुछ मानवता को या एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को खतरा है। तो ये क्वेश्चन खतरा दिखा रहा है, ये स्टेटमेंट, कि कोई नॉन सेफ लेवल भी नहीं है एक्सपोजर की, कितना मरकरी छोड़ना चाहिए एक्सपोज एटमॉस्फेयर में कि जिससे कोई खतरा ना हो। तो ये एक बात समझ में आया, खतरा शो हो रहा है तो इस वजह से ये सही होगा। हमें ये भी समझना होगा कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम सही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की उस थीम से है जिससे यूपीएससी का एग्जामिनर बहुत ज्यादा चिंतित होता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो अगेन विद रेफरेंस टू है, बट हमें पहले क्वेश्चन की थीम देखनी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन, आप देखते जाओ लैंग्वेज क्या कह रहा है, इट कैन बी, तो कैन तो हमेशा सही होता है साइंस एंड टेक में। ग्रीन हाइड्रोजन एक नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ भी पॉजिटिव है तो उसको सही मानना है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर, कैन है तो सही है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट, तो सही मानना है साइंस एंड टेक। इट कैन बी, अब ये वो क्लासिक केस है, देखो विद रेफरेंस वायलेट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साइंस एंड टेक है और पॉसिबिलिटी है, तो हमें यह भी देखना है। अगर हिस्ट्री है, स्कीम वाइज है, करंट अफेयर्स है, तो विद रेफरेंस परफेक्ट चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा भाई, उसमें सारे सही नहीं हो जाएंगे। लेकिन साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में तो ऑल की भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो वहां हर समय बस विद रेफरेंस देख के मत कंफ्यूज हो जाना। विद रेफरेंस बना है साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट को हटा के। अगर साइंस एंड टेक है तो फिर ऑल की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर एनवायरमेंट है और कोई निगेटिव रिपरकशन है तो फिर ऑल की प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ रहे हो, साइंस एंड टेक है तो ऑल की प्रोबेबिलिटी, एनवायरमेंट है तो ऑल की प्रोबेबिलिटी, डजंट मैटर विद रेफरेंस है। इन दोनों के अलावा कहीं विद रेफरेंस है तो फिर तुम्हारा ये बात घूम जानी चाहिए दिमाग में, क्या कि फिर दिक्कत होने वाली। कोई एक स्टेटमेंट तो यूपीएससी गलत बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई 6 वाले हैं। अब जनरली क्या होता है, 6 में 4 सही होते हैं, तो मतलब 2 गलत होते हैं, 4 सही होते हैं, तो ये मार दिया। रूल ये होता है कि यूपीएससी हमेशा इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गलत बनाएगा। अगर 6 है तो वो या तो 2 ऑप्शंस को गलत बनाएगा तो 4 सही होंगे, या तो 4 को गलत बनाएगा तो 2। अब 6 में 4 गलत बना के 2 सही कर दे, ऐसा सैडिस्टिक प्लेजर यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ 2023 प्रीलिम्स में एंजॉय किया। तो डिस्पाइट मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं, कम से कम 3 तो सही होने चाहिए, बट क्या करें, एल्गोरिदम को ट्रस्ट करना पड़ता है। मैंने भी 4 मारा और गलत हो गया, यूपीएससी ने ओनली 2 मारा है। तो एल्गोरिदम यही है कि 4 या 5 या 6 से अगर ऊपर चले जाना चाहिए, 5 भी हो गया तो उसके बाद वो इवन नंबर ऑफ ऑप्शंस को गलत कर देता है। मतलब 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो 2 को गलत बनाएगा, 6 दे रखे हैं तो 2 को गलत बनाएगा, 7 दे रखे हैं तो भी 2 को गलत बनाएगा। इस बार उसने 2 की जगह 4 ऑप्शन गलत कर दिए, इसलिए ओनली 2 हो गया। तो जैसा कि उस मैचिंग वाले में हुआ था कि 4 के 4 ही गलत कर दिए, 0। तो वही है कि 4 में गलत कितने करना चाहिए, 2 आना चाहिए 2, बट उसने 4 में कितने गलत कर दिए, 4। तो एनीवे वो इवन नंबर ऑफ ऑप्शंस को ही गलत कर देता है, आप समझ रहे होगे, ठीक है। एक्साइटमेंट में पेन ही गिर गया, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 61 के बाद 62। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पिछले साल के रिपीटेड थीम से उठा के यूपीएससी ने पूछा, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डेटा है और डेटा हमारे लिए क्या होता है, गलत, तो काम ही खत्म हो गया। सेकंड में भी देखिए क्या है, डेटा 2/3 ऑफ इंसोलेशन, तो डेटा हमारे लिए क्या होता है, गलत, तो ये भी काम ही खत्म हो गया। अब यहाँ और यहाँ सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट देखो, इंफ्रारेड वेव से रिलेटेड, तो आंसर वैसे भी इसी में से होना, तो सारे जो वो हैं वो परफेक्टली वर्क करेंगे रूल्स, ठीक, यानी आंसर इसी में से होना है। अब पहला पढ़ते हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय, इंफ्रारेड समझते हो,
पहले जो इंसोलेशन है, सूर्य की किरणें आगे धरती पे पड़ी, फिर वापस जाते समय जो किरणें होंगी वो इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है, लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। तो वाटर वेपर तो हमें पता है ग्रीन हाउस गैस होता है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये तो पिछले साल ही यूपीएससी ने पूछा था और रिपीट कर दिया, कुछ नया तो है नहीं, और ये तो स्टैटिक में भी दे रखा है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट, इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है क्या ये ग्रीन हाउस गैसेस? जब वापस ऊपर जा रही होती तो हमें दिखती हैं क्या? अपने आप से पूछो, कोई भी ग्रीन हाउस गैस हम देख पाते हैं क्या हवा में? अब बोला तो जाता है इतना कार्बन एमिशन, ये वो दिख रहा है क्या बैठ के? कार्बन एमिशन नहीं दिख रहा ना, तो विजिबल कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस से भी जाओगे तो भी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट। अब ये तो आपने 2023 की स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी तो भी बता रखा है, 2011 में एज इट इज ये लाइन आई है और ये फैक्चुअली गलत है। तो भाई PYQ ही नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? तो बस पहला गलत है तो दूसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही सही है। तो फिर देख लो कहाँ इनकरेक्ट, खत्म। PYQ एज इट इज उठा के बना दिया 2011, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब विंटर में तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता वो होता होगा वेरिएशन, बट देख लेते हैं। टेम्परेचर का जो कंट्रास्ट है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब दोनों जगह कंपैरिजन हो रहा है, इधर हो रहा है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का समर और विंटर में, इधर हो रहा है बिटवीन वाटर एंड लैंड। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो मिनिमम टेम्परेचर जितना देना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर। अब वाटर तो हमें पता है बहुत धीरे हीट होता है, ठीक है, और लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। तो वही वो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर, कि वाटर जल्दी हीट हो जाएगा बाय 1 डिग्री। वाटर तो देर से हीट होता है ना, तो मेरे हिसाब से ये कुछ फैक्चुअली गलत दे रखा है। ये तो हमें पता है ना, हमने लैंड ब्रीज और वो पढ़ते हैं सी ब्रीज, कि वाटर धीरे धीरे हीट अप होता है लेकिन लैंड एकदम से हो जाती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे ख्याल से लैंड ज्यादा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आई एम नॉट श्योर, मतलब एल्गोरिदम नहीं लग रहा है, ये तो पूरा नॉलेज बेस्ड सवाल है, तो उस हिसाब से मैं इसको ये सही मान लूंगा, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ, इन ए सीज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन। अब ये ज्योग्राफी का फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, पता है तो पता है, ये तो एज इट इज दे रखा है। और मजे की बात ये कि जिस साल ये आया उसी साल एनडीए के क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया था, तो ये मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में डाल रखा, तो वहां से भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। हाँ ये तो सही है, उसी प्रोग्रेशन में चलते हैं। वेयर एज एस वेव्स जो हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं एट राइट एंगल। तो ये भी सही दे रखा है भाई, परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों ज्योग्राफी एनसीईआरटी से उठा के डाला है यूपीएससी ने, हालांकि फर्स्ट वाला रिपीट हुआ था एनडीए में, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक भी हिंदुस्तान में सी वाटर यूज कर रहा होगा? नन ऑफ देम इज, तो नन ऑफ देम तो बस खत्म। इसका क्या हो जाएगा? सही पूछा गलत पूछा? करेक्ट, तो एक भी करेक्ट नहीं, डी। इजी होगा भाई, वोल्बाचिया मेथड। अब भाई ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, नहीं पता तो नहीं पता। देखो अब ये करंट का एक ऐसा क्वेश्चन है, नहीं बन पाएगा बिना नॉलेज के। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा करने जाओगे तो यहाँ पे देखो प्रोड्यूसिंग से शुरू है, प्रोड्यूसिंग से शुरू है, तो ये बात समझ में आ गई कि आंसर या तो सी में होगा या डी में होगा। अब इसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा? लॉजिकल गेसिंग। दिख रहा है प्रोड्यूस, वरना यहाँ कंट्रोलिंग है, यहाँ कन्वर्टिंग, तो यहाँ दोनों जगह प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग क्यों है? अब इसके बाद आपकी मर्जी। अब देखो अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अगर हो जाती तो यूपीएससी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोड्यूसिंग बायोचार और ये सब पता नहीं भाई, आंसर इसमें और इसमें से होगा, बस इतने से ज्यादा फिर इसमें नहीं वो कर सकते क्योंकि कुछ की नहीं मिल रहा है ना ऊपर क्वेश्चन में से, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। कितनी, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज खाली कंसीडर की जाती हैं और डिस्कस की जाती हैं फॉर कार्बन कैप्चर। ये भी नहीं कि लागू हो गई, सरकार ने फंड दे दिया, टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ भी नहीं। कह रहे हैं बस उसकी चर्चा कर ली जाएगी या होती है। मतलब चाय पे चर्चा इनमें से किस तो चाय पे चर्चा तो दुनिया में, हिंदुस्तान में तो हर चीज पे होती है। अब तो इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को भी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में चर्चा तो हर चीज की होती है। तो इसको आराम से हम क्या मार देंगे? ऑल, ठीक। हिंदुस्तान तो आपको पता है दुनिया का ऐसा देश है जो हर चीज पे चाय पे चर्चा कर लेता, तो सिर्फ कंसीडर और डिस्कस ही तो करना है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, ना टेक्नोलॉजी लागू करनी, ना फाइनेंस करना, कुछ भी नहीं करना है, तो बस ऑल। नेक्स्ट आ गया भाई एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन, एरियल मेटाजिनोमिक्स, ठीक। बेस्ट रिफर्स टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
अब दो वर्ड है, एरियल भी आ जाना चाहिए और जीनोमिक्स या मेटाजीनोमिक्स भी आ जाना चाहिए। तो जीनोम मतलब डीएनए से रिलेटेड। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कलेक्टिंग डीएनए, तो डीएनए तो मिल गया भाई, ठीक है, जीनोमिक्स में से डीएनए तो मिल गया, सैंपल्स फ्रॉम एयर, देखो ये भी मिल गया, दोनों वर्ड मिल गए, एयर भी जीनोम भी, तो ये सही लग रहा है मुझे अभी। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक, तो जेनेटिक फिर से मिल गया, लेकिन ये एवियन है और यहाँ क्या है, एयर। अब जानबूझ के वो ऐसा दिया कि एग्जाम कंडीशन में ये भी आपको एयर लगने लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये भी एयर लगने लग जाएगा 69 क्वेश्चन आते आते प्रेशर में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एवियन इज नॉट इक्वल टू एयर, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, सीधी बात है। नेक्स्ट, यूजिंग एयरबॉर्न, तो एयर एज इट इज मिल गया। अब डीएनए ढूंढते हैं, डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स नहीं है, तो यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी ये भी नहीं होगा। डी देखते हैं, सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बस यही आंसर हो गया। देख रहे हो, सिंपल वर्ड एसोसिएशन किया, अब नहीं भी पता तो भी हो गया। अब इसके लिए क्या मैगजीन पढ़ते रहोगे, कॉमन सेंस डेवलप करना है, एल्गोरिदम समझना है, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अब फिर से डीएनए वाली बात है। अब ध्यान से देखना जरा, ये हर साल ट्रेंड रिपीट हो रहा है, नीचे जो क्वेश्चन दिया होता है उसके ऊपर उसका आंसर वाला ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन डीएनए बेस्ड है तो ऊपर आंसर भी डीएनए बेस्ड होगा। 2019 से देखते आ रहे हो 100 गौड़ा, फिर वो मीथेन वाला क्वेश्चन देखते आ रहे हो, अब आज फिर देखो नीचे क्वेश्चन डीएनए पे पूछ रहा है तो ऊपर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, डीएनए। ये भी एक एल्गोरिदम है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग इसी तरीके से चमक जानी चाहिए ये सारी बातें, ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिदम है और बार बार रिपीट हो रहा है। नीचे सवाल डीएनए पे है तो ऊपर डीएनए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, हर साल ये रिपीट हो रहा है एक पैटर्न, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो एनीवे, अब यहां भी इसी तरीके से वर्ड एसोसिएशन करेंगे, माइक्रो सैटेलाइट और डीएनए देखेंगे कहाँ है। तो स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, तो ये एक तरीके से डीएनए की बात है। डीएनए की डेफिनेशन तो यही है भाई कि जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में जानकारी हो, ठीक है। सेकेंड, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म, नहीं भाई ये तो फिर कुछ और ही हो गया, ये डीएनए तो नहीं है। क्लोनल प्रोपोगेशन डीएनए नहीं है। असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स भी डीएनए नहीं है। और ये जो पहली डेफिनेशन है ये मैंने शायद स्ट्रेटजी वीडियो में डाल भी रखी 2023 वाले की, 2022 का क्वेश्चन है, वहीं से लिफ्ट करके बना दिया गया, तो एग्जाम कंडीशन में ईजी बन जाएगा अगर आप उसको ब्रेक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, अब देखो इकोनॉमी आ गया, विद रेफरेंस टू चल रहा है, या कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू है, अब परफेक्ट चलेंगे रूल्स। साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में मत लगाना। यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 करोड़ 25 करोड़, देख मतलब दूर से ही एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, अंदर ना भी पढ़ो, गलत होने वाला है। क्या है ये, डेटा क्या होगा, रॉन्ग। तो ऑल बैंक्स लोन्स टू एमएसएमईज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। एमएसएमई अपने आप में ही प्रायोरिटी सेक्टर है पीएसएल नॉर्म्स के अंतर्गत, जो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स है, तो उसको जितने भी बैंक के लोन जाएंगे वो इसी के अंडर में आएंगे, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर। क्यों, क्योंकि एमएसएमई एज ए होल प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन है कहाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म जो है आरबीआई ने जो बनाया, जिसके तहत 40% लोन देना होता है उसको, है ना, कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक और इन सबको 75% देना होता है। तो बस ये तो सही होने वाला है। तो विद रेफरेंस यहाँ पे है तो परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। बी, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, चलो देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स विदाउट यूजिंग डॉलर डिजिटल करेंसी। हाँ, तो डिजिटल करेंसी में क्या है, पॉसिबल, तो भाई पॉसिबिलिटी लगा दी है, तो पॉसिबल, कैन, में, ये सब क्या होता है, सही होता है। तो इसको एग्जाम कंडीशन में काउंटर इंट्यूटिव नहीं सोचना है। नेक्स्ट, ए डिजिटल करेंसी कैन बी, अगेन कैन, में, कुड, ये सब क्या होता है, पॉसिबिलिटी सही होती है, तो इसमें काउंटर इंट्यूटिव नहीं सोचना है। सी लगा दिया, आगे चल जाओ। इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस टर्म बीटा, चलो ये भी देख लेते हैं। अब भाई ये तो कहीं करंट अफेयर्स में नहीं कवर था, अब उसके बाद भले लोग इसमें पीएचडी कराते, तो अब नहीं पीएचडी करनी भाई, वो आईक्यू चेक कर रहा है। अब देखो बचपन से हमें मैथ में ये पढ़ाया जा रहा है कि अल्फा मान लो इस चीज को, बीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। अब अल्फा मानो, बीटा मानो, वाई मानो, कुछ भी मानो, अंत में अल्फा की कोई तो वैल्यू निकल के आएगी, 3.2 मान लो, 4.6 मान लो, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, अंत में क्या होगा, कोई तो वैल्यू होगी जो एक्स में मानी जाती। तो जहां पे वैल्यू दे रखा है वही आंसर है, न्यूमेरिक वैल्यू, काम खत्म। अब इससे ज्यादा इसमें पता करने की कोई जरूरत नहीं, डी मारो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आओ भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कह रहा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द, देखो जब भी ओरिजिन बेस्ड सवाल आएगा, अभी इसका पहला क्वेश्चन आया था कहां पे, स्तूप वाला, वहां ओरिजिन दिया था, तो ओरिजिन वाला क्वेश्चन यूपीएससी गलत बनाता है, उसकी हैबिट है। तो ओरिजिन मिल गया तो मतलब ये गलत, आगे पढ़ने की कोई मुझे तो नहीं लग रहा है जरूरत है, बट देख लेते हैं। बाय द स्टेट बैंक बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट, गलत। नेक्स्ट, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की काम है। नेक्स्ट,
द रीजनल रूरल बैंक्स एंड सपोर्ट ही करते हैं, तो सपोर्ट तो करेंगे ही भाई। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहाँ ज़्यादा होते हैं? गांव में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, सब खेती बाड़ी पे ही लगे हुए हैं, तो वहाँ होते कौन से? रीजनल रूरल बैंक, तो सभी का मैंडेट है सपोर्ट करना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब एक बात और देखो जरा, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू में दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में, इस बात को भी समझना। ये क्या है? एक्टिव वॉइस में। ये भी क्या है? एक्टिव वॉइस में। शुरू में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो यानी यूपीएससी क्या करेगा? पहले और दूसरे को एक साथ सही नहीं बनाएगा, या तो पहला सही बनाएगा या तो दूसरा सही बनाएगा, दोनों एक साथ सही नहीं। लास्ट वाले में सेल्फ हेल्प ग्रुप लास्ट में आ रहा है पैसिव वॉइस में, तो उसको हम उसकी इंडिविजुअल मेरिट पे ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले और दूसरे में उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस में बनाया? एक्टिव वॉइस में। तो दोनों एक साथ सही नहीं जाएंगे, दोनों एक साथ गलत नहीं जाएंगे। इस चीज को समझ लेना, बहुत 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 हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट, India's public sector health care system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative। तो भाई यही तो हमारी समस्या है, ठीक है। क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव अगर हम कर लें तो बहुत ही अच्छा है कि बीमारी होने से पहले ही रोक दें। नहीं, हम तो बीमारी होने के बाद मेडिसिन खा के और वो सब खा के काम चलाएंगे, तो यही तो समस्या है हमारी। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है या सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है? Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health service। ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ जो ये हेल्थ केयर है वो किसका? स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये भी बात सही है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना कि यहाँ बिकॉज लगा के समझो कि ये हमारे यहाँ क्यूरेटिव है, ये ऐसा ऐसा नहीं, बिकॉज कि इंडिया का डिसेंट्रलाइज है तो स्टेट, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। बी हो जाएगा। नेक्स्ट, According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more water than a quarter of world's groundwater withdrawal each year। अब ये एक फैक्ट और फैक्ट गलत हो सकता है। कह रहा है ना कि इंडिया पूरी दुनिया का मोर देन क्वार्टर, तो यानी 25% से ज्यादा वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अकेले इंडिया निकाल रहा, तो ये तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ो, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ भी वही कह रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकते, तो यानी कि पहला वाला जो फैक्ट हम जिसको गलत मान रहे थे वो फैक्ट सही है असल में, कि इंडिया भाई हाँ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर निकालता ही निकालता है, तो अब हम इसको गलत नहीं मानेंगे, यानी पहला वाला सही है, इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ ए वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर। क्यों? अब उसका रीजन दे रहा है, टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18%। ये क्या है? डेटा। डेटा क्या होता है? रॉन्ग। तो यानी कौन सा गलत बनाएगा? ये वाला। काम खत्म, ये सही। चलो भाई नेक्स्ट, क्लासिक यूपीएससी क्वेश्चन है भाई। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंदर मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हो सकता है। अब यूपीएससी चेक करना चाहता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन या लक्ष्मीकांत सही से पढ़ा है कि नहीं, तो इनमें से कोई एक वो सही बनाएगा, कोई एक वो गलत बनाएगा, दोनों एक साथ सही नहीं, दोनों एक साथ गलत नहीं, ठीक। एक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये भी एक पैटर्न है, मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ 2022 से, कि अगर यूपीएससी ने लिखा है कि सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, सेम चीज एक एक्ट में लिखी, नीचे देखो क्या लिखा है? एक एक्ट। कौन सा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज गलत देगा एग्जाम के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज गलत होगी क्योंकि वो चीज डिफाइन कहाँ होती है? एक्ट में। ये यूपीएससी का एक ब्रॉड टर्म पैटर्न है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेम चीज गलत दी होगी और एक्ट में सेम चीज गलत, तो इन दोनों में से कोई एक सही होना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज गलत होगी और एक्ट में सही होगी, तो ये तो इंडिविजुअली सही होने ही वाला है, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और इन दोनों में कोई एक ही सही होगा, तो ओनली 2। अब इसको भी उस समय यूपीएससी के पेपर के बाद बहुत सारे कोचिंग वालों ने गलत दे रखा था भाई, ओनली 1 मार रखा था, लेकिन पैटर्न से जाओगे एल्गोरिदम से तो ओनली 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिविल स्ट्राइक। अब ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में समझा ही रखा है कि PYQ है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो गलत करोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है, तो प्लीज इसीलिए आप एक बार वो भी देख लीजिएगा कि वो कैसे कहाँ से सोर्स लेके यूपीएससी ने बनाया। जस्ट 1 साल पहले की जो 2022 का कॉपी है वहां से क्वेश्चन उठा के बनाया था और मेरे ख्याल से इसका सोमालिया आंसर हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए PYQs करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। भाई बहुत ही पॉजिटिव असर्टिव स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट्स हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये तो नागोया प्रोटोकॉल में ही लिखा है, आप नागोया प्रोटोकॉल खाली सर्च भी कर लोगे तो उसमें यही वर्ड लिख के आएगा बस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। और यूपीएससी PYQ में भी पूछ चुका है ये, ऐसे 3 बार जो बोलते हैं ना, क्या होता है यार वो मैचिंग वाले, उसमें भी पूछ रखा है कि किस में एक्सेस एंड बेनिफिट, तो नागोया में ही है ये। तो ऊपर वाला नीचे वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस
ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। अब एक बात देखो जरा, अगर आपको लगे कि ये बेनिफिट शेयरिंग के बाद उसको अपेंड किया गया है जबरदस्ती, तो यूपीएससी का अपना एक एल्गोरिदम है, अगर उसको अपेंड करना है जबरदस्ती गलत बनाने के लिए जो इंक्लूडिंग से, तो वो कौन से वर्ड यूज करता है बता चुका हूं, या तो वो एंड लगा के करेगा, या तो वो बट लगा के करेगा, या कैन नॉट लगा के, बट नॉट लगा के। एंड बट का यूज नहीं कर रहा, लगा रहा ना, तो इसका मतलब ये सही होने वाला। अगर वो एंड या बट लगा देता तो मैं एग्जाम कंडीशन में इसको सही नहीं मान सकता था। जानबूझ के उसने एंड या बट क्यों नहीं चुना, तो इसलिए सी। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला देखते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव आर ऑल्सो एलिजिबल। नहीं भाई, ये तो नहीं वोट करते हैं ना प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो खत्म। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। तो भाई पता नहीं, ये फैक्ट है, फैक्ट गलत हो सकता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, हाँ मिल गया, दिख रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, तो दोनों में से कोई एक ही सही बनेगा, कोई एक ही गलत बनेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें नहीं पता, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि उसमें बस इतना दे रखा है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और यही पीवाईक्यू में बना है। अब क्या हायर द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट नंबर, ये सब कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना लिखा है कि वेरी करता है, फर्क आता है। अब एग्जाम कंडीशन में जाओगे तो देखो, 4 में जनरली प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, 2 की या 3 की। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया है कि एक ऊपर गलत हो गया है और इन दोनों में भी एक गलत, तो कम से कम 3 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं। अब यूपीएससी के पेपर में जनरली 4 में एक सही होता नहीं, तो मैंने एक बायस तो है, तो मैंने 2 मार दिया था, बट वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एल्गोरिदम के हिसाब से ये क्या है, फैक्ट, फैक्ट क्या होता है, गलत। बट अगेन हम इस क्वेश्चन को गलत ही करने वाले हैं। एग्जाम कंडीशन में आपको मतलब 100% श्योरिटी से आप नहीं बोल सकते हो कि 4 में एक सही होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ यूपीएससी ने गलत करने के लिए ही बनाया। हाँ, आपको सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हो तो 1 मार सकते हो, क्योंकि ये क्या था, फैक्ट। बट ऐसा रिस्क लेने का नहीं भाई एग्जाम में। 4 में 2 या 3 की प्रोबेबिलिटी है तो वही चलाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे सही भी होने वाले हैं। इस एक क्वेश्चन को सही करने गए ना, मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन गलत और डैमेज हो जाएंगे कि दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम मानते हैं कि यूपीएससी के एल्गोरिदम से लगाने पे गलत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अब ये एक क्लासिक केस है, जानबूझ के मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था। देखो जरा, अगर किसी ने मेरी वीडियोस 2019 से 22 तक बहुत अच्छे से देखी तो ये बात समझ जाना, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी वो लैंग्वेज आंसर में होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को ध्यान से समझना। यूपीएससी को जब भी ब्रिटिशर्स को गाली देनी होती है तो वो क्वेश्चन में ऊपर लिख देता है विद रेफरेंस टू कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो लिख देगा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कुल मिला के वो क्वेश्चन में ही, ये बारीक ऑब्जर्वेशन है, आज जाके मिला लेना 2019 से सारे 22 के क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में बनाए। अगर उसको यूपीएससी के एग्जामिनर को ब्रिटिशर्स को गाली देने का मन है तो वो क्वेश्चन में ही भाषा डाल देगा विद रेफरेंस टू कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री, ये उसका पैटर्न है। लेकिन इस बार जानबूझ के उसने कॉलोनियल नहीं लिखा, यानी वो ब्रिटिशर्स को गाली देने के मूड में आज नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक, तो इसीलिए अब जितने भी सवाल ऐसे बनेंगे जिनमें कॉलोनियल और वो सब वाली बातें आएंगी, वो सब गलत होने लगेगा। ये देखो, यहाँ लिखा है कॉलोनियल इंडिया, यहाँ लिखा है अब वैसे क्या होता है एल्गोरिदम, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट। अब ये सब छोड़ के पता है हवाबाजी क्या चल रही, ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो थीम से आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज रिपीट नहीं हो रही, क्वेश्चन में क्या है, कॉलोनियल नहीं है, तो फिर यूपीएससी इस बार गाली देने के मूड में नहीं है, यानी इस बार अब बी और डी सही नहीं होने वाला। ये नेक्स्ट लेवल पे यूपीएससी पहुंच गई है, तो हमें भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। गाली देने का मन है तो क्वेश्चन में कॉलोनियल होगा, गाली देने का मन नहीं तो क्वेश्चन में कॉलोनियल नहीं होगा, यानी अब बी और डी सही नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट, अब अपने आप से पूछो कि ए और सी में यूपीएससी किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक, खाली चर्च। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ये क्या हो गया, ब्रॉड, जेनरिक। तो अब वो वाला ट्रेंड लगेगा, जितना ज्यादा जेनरिक उतना ज्यादा सही, जितना ज्यादा स्पेसिफिक उतना ज्यादा गलत, और ये हो जाएगा ए। 2 एल्गोरिदम एक साथ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट, सिद्ध नफसाल, तो भाई ये तो दे ही रखा है, अब इसको क्या बताएं, हर तरीके की बुक में दे रखा है, फाइन आर्ट्स में दे रखा है, एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, हर जगह ही दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तो जैन केम्स है। बेस नागर, मेरे ख्याल से ये उसमें दे रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु, जो मैं प्रेफर करता हूँ और मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखी। ये शेवाइट नहीं, ये मेरे ख्याल से विष्णु जी की केव थी, तो यही गलत होने वाला है, पहला वाला।
ठीक है, तो भज तो खैर दुनिया ही जानती, तो ओनली 2, ये तो भाई नॉलेज बेस्ड सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट था। नेक्स्ट, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, 7 अगस्त को। अब आपको पता है ये सब यूपीएससी गलत नहीं करता है। अब क्यों नेशनल है? बिकॉज, आगे लगा दो बिकॉज इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। अब एग्जाम कंडीशन में तो आपको नहीं पता 7 अगस्त में ये, और वो भी बिकॉज क्योंकि ये, लेकिन हमें ये पैटर्न तो पता है ना कि यूपीएससी क्या करता है, फ्रीडम मूवमेंट का और इन सब चीजों का ग्लोरिफिकेशन। तो अगर ये बिकॉज वाला स्टेटमेंट नहीं, तो मतलब क्या ये मजाक उड़ाने के लिए उसने स्वदेशी मूवमेंट का दे दिया? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको लग रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का मजाक उड़ाएगी इस तरीके से? 7 अगस्त नेशनल है लेकिन उसमें स्वदेशी मूवमेंट का कोई रोल नहीं है, तो क्या मौकरी करने के लिए दे रखा है उसने एग्जाम कंडीशन में? तो अगर आपको वो पैटर्न नहीं पता है, नहीं समझ में आती वो थीम जो 2019 में पढ़ाई, तो ये भी नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो भाई, अब देखो भाई, ये ऐसा सवाल है, दोनों जगह क्या दे रखा है? डेटा। तो दोनों में से कोई एक ही सही होने वाला है। ये तो यूपीएससी का पैटर्न है, 2 जगह ऊपर नीचे स्टेटमेंट में अगर डेटा है तो दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि ए उड़ा दिया, बी उड़ा दिया, ठीक, सी या डी में से कोई एक सही होगा। अब कायदे से देखें तो पहले वाले में कह रहा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग इज 6:6:6:6:2। तो अगर इसका वो निकालेंगे रेशियो तो 3:2 आ रहा है। फिर कह रहा था रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट, हाँ, रेशियो ऑफ लेंथ और हाइट का रेशियो कितना आएगा? 3:2। अब देखो 3:2 तो उसने फिक्स कर दिया है। अगर 3:2 फिक्स कर दिया तो वो जरूरी तो है नहीं 600x400 में ही दिखे, वो किसी सीधे सीधे 300x200 में भी दिख सकता है, दिख सकता है ना, तो भी तो यही आएगा। या फिर 150/100 करते हैं तो भी दिख जाएगा, तो भी तो दिख जाएगा, है ना। और 2 से डिवाइड करते हैं 75/50 तो भी दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3:2 को फिक्स करना है तो और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर इसको बदल दिया तो फिर अब इसका रेशो बदल जाएगा। अगर मैं मान लूं यही गलत दे रखा है, यही गलत दे रखा है, तो फिर तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर ए गलत है तो बी भी गलत है, और ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है नहीं दोनों गलत है। अगर मैं ए को ही गलत मान लूं तो बी भी गलत हो जाएगा, और ए और बी दोनों गलत हो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है नहीं। तो यानी कि गलत किसको बनाया होगा? यूपीएससी ने गलत ए को बनाया होगा। बात समझ रहे हो? ए को ही गलत कर दिया तो बी अपने आप ही गलत हो गया भाई, ए को गलत करते ही। तो फिर वैसा हो नहीं सकता, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने ए को गलत माना होगा। डी मार दो आंसर। बात समझ में आ रही? तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? डी। 85 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। मोदी जी के आने के बाद से ये शुरू हुआ है, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब भी, अब क्या बाबा साहब की बेइज्जती करने के लिए दिया है? अगर बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है तो बाबा साहब का नाम देके क्या वो मौकरी करने के लिए दिया है? अब वही है, देखो उसी ट्रेंड से 2 सवाल बन गए कि नहीं, कि ग्लोरिफिकेशन होगा, महिमा मंडन होगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। अब नहीं भी पता तो भी इतना फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एल्गोरिदम दिमाग में चलनी चाहिए, नहीं तो पढ़ते रहो फिर रटते रहो हर एक चीज। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द लैंग्वेज कैसी होती है? सही होती है, ठीक। सेकंड लार्जेस्ट मिल गया, सेकंड लार्जेस्ट। अब देखो शुरू के पहले ही पेज में सेकंड लार्जेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट गलत हो रहा था, लेकिन यहाँ आते आते एल्गोरिदम वर्क करने लगा कि नहीं। तो वही है भाई, ट्रस्ट करो एल्गोरिदम को, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पेपर ही निकल जाने वाला है। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक समय के बाद दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि सिर्फ एल्गोरिदम चलता है और मेरी आवाज ही गूंजेगी बस खाली दिमाग में, और कुछ नहीं होगा। हवा नहीं लगेगी पेपर में क्या हो रहा है अगर एल्गोरिदम को ट्रस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट, रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड, तो ठीक है भाई, रिसेंटली ऐसा कुछ किया होगा, उससे कुछ कद्दू में तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, बस लॉन्च ही किया है। आगे, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट दो थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। वाह 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 भाई, दुनिया में कोई भी ऐसा देश है, यूएसए तो छोड़ दो, चाइना भी रिटर्न में ऐसा कागज में प्रमाण लिख के देगा कि मैं इसके तहत पूरी दुनिया में ऐसी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता हूं। क्या कह रहा है? अंडर देयर कंट्रोल। देखो मंशा वही है, यूएस की भी यूरोप की, और मंशा क्या, वो तो कर ही रहा है ऑलरेडी, मतलब मंशा की भी क्या जरूरत है, ऑलरेडी हम न्यू कॉलोनियलिज्म में जी रहे हैं। हमारी शर्ट पैंट क्या है, धोती कुर्ता से शर्ट पैंट रिप्लेस हो गया है, रोटी अच्छी नहीं लगती, बर्गर खाते हैं, तो ये सब तो ऑलरेडी न्यू कॉलोनियलिज्म में हम जी रहे हैं, हम तो वैसे ही गुलामी कर रहे हैं।
अब उसमें यूएसए क्यों लिख के बोलेगा कि अंडर देयर कंट्रोल? हम तो सारा डेटा दे ही चुके हैं, अलाउ कर देते हैं सारी प्राइवेसी ट्विटर को, फेसबुक को, तो उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है अंडर देयर कंट्रोल। कहने का मतलब है भाषा जब भी ऐसी लिखी होगी अंडर देयर कंट्रोल, रिटन में ऐसी भाषा नहीं जा सकती है, ये डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। ऐसे ही कभी लिखा होगा कि भारत ऐसा करना चाहता है क्योंकि यूएसए ऐसा कर चुका है, क्योंकि चाइना ऐसा कर चुका है, वो कभी भी सही नहीं होगा, वो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है, रिटर्न में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कि यूएसए ऐसा चाहता है इसलिए हम करें, चाइना ऐसा करना चाहता है इसलिए हम करें, ये सब कभी सही नहीं होगा, बकवास है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब समझ पा रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ने की जरूरत नहीं, डेटा अलग से यूपीएससी एडवर्टाइज कर रहा है, दिख रहा है ये गलत, तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सही एग्जाम कंडीशन में देख लो, 1 सेकंड में ये सब सवाल सही होते हैं। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है भाई, अभी पीछे भी यूरोपियन यूनियन आया, यहाँ भी आया। लिमिट्स द लेवल ऑफ, अब देखो स्टेबिलिटी भी चाहिए, ध्यान से समझना, स्टेबिलिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। तो देखें, लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट, अगर बजटरी डेफिसिट लिमिट होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, तो ये तो स्टेबिलिटी के पैक को वो कर रहा है एक्सप्लेन। ठीक है, कह रहा है मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो इससे ग्रोथ होगी। इनेबल्स द कंट्रीज टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज, इससे भी ग्रोथ होगी। अब ये तीनों सही लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, तो फिर हमें क्या मार देना चाहिए? सी। यूपीएससी ने सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए इसका क्या बनाया है? ओनली वन। तो भाई इस क्वेश्चन को एग्जाम कंडीशन में आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको एग्जाम में 3 ही मारना। वो बनाया ही इस मकसद से गया कि आपसे गलत करवाया जा सके, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप इतने अभी भी सही कर चुके हो कि आपका कट ऑफ निकल चुका है, जबकि आगे के क्वेश्चन बचे हैं 11। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होने दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाँ भाई, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज, मिल गया, वो मिलेंगे क्वेश्चन भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर, देख लो, एक जगह से नहीं, कई जगह से वो मिलेगा हिंट, फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये ऑल फर्स्ट एवर क्या होता है? गलत, खत्म। द ऑब्जेक्टिव एंड मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स इन जीएससी आर बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या होता है एग्जाम कंडीशन में? गलत, लो भाई, दूसरा खत्म। तीसरा, GCM addresses internal migration और internally displaced people also in its objective। ठीक है, अब क्या था, पढ़ाई नहीं, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या था? रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूएन हैव अडॉप्टेड फॉर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल माइग्रेशन। यहाँ बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन, तो इंटरनेशनल, यहाँ से यूएसए से इंडिया। यहाँ कैसी बात कर रहा है? इंटरनली डिस्प्लेस की। इंटरनली डिस्प्लेस की चिंता तो भाई है नहीं, चिंता किस चीज की है? इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो फर्स्ट और 3 कैसा है? कॉन्ट्रा, मतलब वो जा ही नहीं रहा साथ में, एक दूसरे को काट रहा है, लॉजिक खत्म। तो आंसर क्या हो गया? डी। सिंपल है यार, अब नहीं पता है तो क्या छोड़ दोगे? ये सवाल तो बनेगा ना, अगर ऊपर एक गलत हुआ तो नीचे देखो एल्गोरिदम से, लॉजिक से सही भी बन रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू होम गार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, अब होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेन। अब देखो सेकंड वाला, देखो कहीं भी कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है होम गार्ड्स, पहले तो होम गार्ड्स एक्ट के तहत भी चल रहे हैं एंड रूल्स ऑफ, तो वो एंड लगा के क्या करता है? कई बार समझा चुके हैं, जबरदस्ती एंड लगा के क्या करता है? एक ही होम गार्ड दो तरीके से गवर्न हो रहे हैं, होम गार्ड्स एक्ट से भी गवर्न हो रहे हैं, हो रहे होंगे, बट एग्जाम कंडीशन में तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? और होम गार्ड तो अगर स्टेट लेवल पे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से कैसे होंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे दो हमको डीमंस दिख रहे हैं, एक बात। दूसरे वाला पॉजिटिव असर्शन है, तो ये तो गलत नहीं होने वाला, ये भी हमें समझ में आ गया। अब दूसरा एल्गोरिथम समझो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ पे होम गार्ड्स एक्टिव वॉइस में, देखो शुरू में ही होम गार्ड्स है, द रोल ऑफ होम गार्ड्स एक्टिव वॉइस में, बात समझ में आ रहा है? तीसरा स्टेटमेंट आते आते होम गार्ड्स पैसिव वॉइस में। अब ये नया ट्रेंड समझो, अगर होम गार्ड्स यहाँ दोनों जगह एक्टिव वॉइस में है, तो ये यूपीएससी का बताने का तरीका है कि 1 और 2 एक साथ सही नहीं जाएगा, या तो 1 ही सही होगा या तो 2 भी सही होगा। अगर एग्जाम कंडीशन में फिर भी दिक्कत है तो भी बन जाएगा कि या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, और तीसरे वाले को उसकी मेरिट पे ट्रीट करेंगे। वैसे तो देख के पता चल रहा दूसरा सही तो पहला ही गलत है। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, to prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states। मिल गया? क्या बताया? आज तक यूपीएससी के इतिहास में सम कभी गलत नहीं, प्योर एल्गोरिदम से बना दिया। देखो इस क्वेश्चन को,
तो एक गलत हुआ इसी पेज में 89, तो 1991 देखो सही भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसा मैंने बताया भाई, 3 मैचिंग का कोई हैक नहीं है, तो जबरदस्ती हवाबाजी करने की जरूरत नहीं। पता है तो पता, नहीं पता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, नॉर्थ कीवू एंड इतुरी, तो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। नागोर्नो कोराबाग तो पता है भाई, ये आर्मेनियन एजरबैजान का है, तो इसका मतलब ये अगर इसके साथ है तो इसका मतलब ये स्वैपिंग का केस है, तो ये यहीं रहा होगा, तो इसका मतलब शुरू के 2 तो गलत हो गए, खत्म। अब खैरसॉन, और ये तो पता ही है भाई, ये तो उस समय दुनिया ही जानती थी कि ये सब कहाँ है, वो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वहाँ, तो यानी ये भी गलत, तो इसका डी हो गया। ठीक है, आसान है। इजराइल हैज एस्टेब्लिश डिप्लोमेसी विद सम, जैसा कि बताया कभी सम गलत नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट। अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अब ऊपर खुद ही कह रहा है कि सम अरब स्टेट से हुआ है, खाली ध्यान से समझना दे रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, देखो हिंट कैसे दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही वो कह रहा है कि सिर्फ सम अरब स्टेट के साथ समझौता हुआ है। नीचे क्या बोल दे रहा है कि जो सऊदी अरेबिया ने मीडिएशन किया उससे इजराइल और पूरी की पूरी अरब लीग ने साइन कर लिया। अगर सम से हुआ है तो पूरी अरब लीग क्यों साइन करेगी, अपने आप से पूछो। यानी ये दोनों स्टेटमेंट तो एक साथ नहीं जा सकते ना भाई, खत्म। अरे दोनों स्टेटमेंट में हिंट मिल गया, आप क्या इसके लिए करंट अफेयर्स पर डालोगे पूरी विजन? दिमाग चलाना है बस एग्जाम कंडीशन में, और कुछ नहीं चलाना है। इसीलिए जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है, यूपीएससी के चेयरमैन ने हलफनामा दिया कोरोना के बाद कि यूपीएससी हम नहीं डिले करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी निकालने के लिए 10 दिन की प्रिपरेशन की जरूरत है, हम तो बस जनरल इंटेलिजेंस पूछते हैं। वो इसीलिए कहता है हलफनामा में, यहाँ सम कह रहा है, यहाँ पूरी अरब लीग कह रहा है, एक साथ नहीं जा सकता। अब यूपीएससी का एल्गोरिदम क्या कहता है कि सम सही होता है, तो यानी एग्जाम कंडीशन में किसी एक को सही और किसी एक को गलत मानना है, तो किसको सही मानोगे, इसको सही। हो गया यार, खत्म क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट। 4 वाला है भाई, तो 4 वाले में हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या मारेंगे 2। अब वो सही हो गलत हो डज नॉट मैटर, 4 में 2 मारो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, और ये सही हो जाएगा आपका बिना पढ़े। अंदर जाके घुस घुस के पढ़ोगे, कुछ ना कुछ गलत करके आओगे, लिख के रख लो हमसे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 44th चेस ओलंपियाड। तो ठीक है, 44th चेस ओलंपियाड हुआ होगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया। इसीलिए मतलब वो पूछ रहा होगा क्योंकि चेस पहली बार ओलंपिक्स, जो चेस का ओलंपिक्स है इंडिया में हो रहा होगा, तभी वो पूछ रहा होगा, वरना यूपीएससी ऐसा स्पोर्ट्स तो नहीं पूछता भाई। चलो कोई बात नहीं। आपको याद होगा एक टेस्ट चैंपियनशिप से रिलेटेड सवाल आया था 2021 में। क्यों आया था? क्योंकि वो इंडिया उसके फाइनल में गया था। ठीक है, पूछ ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो इंडिया उसके फाइनल में गया। अगर इंडिया फाइनल में नहीं गया होता तो वो पूछता नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इसका मतलब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछता ही तब है जब उसमें इंडिया का कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। एनीवे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो हम एल्गोरिदम से चलेंगे, और एल्गोरिदम से चलने के बाद इसको क्या मान लेंगे? गलत। एल्गोरिदम से नहीं भटकेंगे। लेकिन हम ये भी समझा रहे हैं कि एग्जाम कंडीशन में कभी कभी ऐसे भी सोचना है कि वो पूछ ही क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया का कोई योगदान होता है, लेकिन एल्गोरिदम से हम चलते हैं और मान लेते हैं गलत। ऑफिशियल मैस्कॉट थाम्बी, अब ये तो गलत नहीं कर सकता। थाम्बी नाम तो सोच के नहीं बनाया जा सकता ना, कोई बढ़िया सा क्लीशे इंग्लिश लाइन होती तो गलत हो जाती। थाम्बी नाम सोच के गलत नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये तो समझते हो एल्गोरिदम। तो एक सही एक गलत हो गया। ध्यान से देखना जरा आप। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम, आगे बताने की जरूरत है? आगे बताने की जरूरत है? नहीं। एक सही एक गलत, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2। अब तुमको सरप्राइज होगा, देखो एल्गोरिदम वो यूपीएससी बनाता ही वैसे कि बच्चा ज्यादा दिमाग ना लगाए। रियल एग्जाम में जानते हो क्या हुआ? रियल एग्जाम में ये हुआ कि 3 और 4 यूपीएससी ने दोनों ने गलत दिए, और 1 और 2 दोनों सही दिए। थाम्बी तो सही होना था, यहाँ उसने फर्स्ट टाइम दिया। अब ये मैं आपके दिमाग में इनग्रेन क्यों कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स का जब भी सवाल आएगा तो अपने दिमाग से पूछना यूपीएससी बना क्यों रहा है, क्योंकि उसमें इंडिया ने कुछ ना कुछ किया होगा नया, जो पहली बार। मोदी सरकार के आने के बाद वैसे भी थोड़ा स्पोर्ट्स को बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए यूपीएससी भी पूछ रही है। लेकिन हम एल्गोरिदम से नहीं भटके, वो यूपीएससी हर तरीके से ऐसा बैलेंस कर देता है जानबूझ के। अगर 3 और 4 वाला एल्गोरिदम नहीं चल रहा है तो फर्स्ट वाला वैसा बना दिया है उसने। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, बिल्कुल भी वहां जाके ये नहीं सोचना है ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। जो जैसा चल रहा है अभी, ऐसा मानना ही नहीं कि 3 और 4 में कोई भी सही नहीं होगा। हमें यही मान के चलना है 3 और 4 में कोई एक सही कोई एक गलत। एग्जाम को मतलब प्रिडिक्ट नहीं करना है यूपीएससी के एग्जामिनर अपना पैटर्न नहीं बदलेगा। तो जिस पैटर्न से मैंने सॉल्व किया उसी पैटर्न से आपको भी करना है। फर्स्ट लिख के आएगा, गलत मार देना, खत्म। नेक्स्ट, डॉनबास तो पता ही हमें यूक्रेन का है, तो सीरिया में कैसे हो जाएगा? तो भाई तो ये तो गलती होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टिग्रे रीजन, तो इथोपिया में, ये तो पता है। तो टिग्रे इथोपिया में, तो यानी ये स्वैप का केस रहा होगा, तो बस खत्म, फिर तो ना आ गया, इजी है।
अब टिगरे कैसे पता भाई, यूपीएससी 10 बार पूछ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है, ऐसा कोई सपना नहीं आ जाने वाला है मुझे भी। कचिन मेरे ख्याल से म्यांमार में है। अच्छा, नॉर्थ यमन जैसा तो कोई देश भी नहीं है, मतलब इनफ हिंट दे देता है, देख लो नॉर्थ यमन कोई देश है, यमन है। नॉर्थ यमन क्या होता है, कंट्री पूछा है भाई, कंट्री में नॉर्थ यमन है क्या, रीजन थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन भी देखो, कंट्री में नॉर्थ यमन होगा क्या, मतलब यूपीएससी फ्री के नंबर बांट रहा है एक तरीके का। 98 पे आओ, ये भी मैंने अपने 2023 की स्ट्रेटजी वीडियो में बता रखा है, ये चैड, गिनी, माली, सूडान, साफ साफ बता रखा है 2022 का पीवाईक्यू लिफ्ट किया है, क्या है, सक्सेसफुल कू, ठीक है। 99 ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द, भाई इसके बाद अगर मैं 10 अगर और भी लिख दूं ना तो साइंस एंड टेक है, चुनौती नहीं देनी, ग्रीन हाइड्रोजन हर सेक्टर को डीकार्बनाइज कर सकता है, बस ऑल मार देना है। नेक्स्ट, G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues। यही है, ये तो फैक्चुअल है, मतलब पता ही होगा यार, G20 इतना न्यूज में था, भारत ने होस्ट किया है, तो क्या ही बोलें अब इससे ज़्यादा हम। आगे पढ़ो, डिजिटल पब्लिक वन ऑफ हमेशा क्या होता है, सही। तो इसके साथ हमने ये कर दिया अपना ख़त्म 2023। आप खुद भी इसको एनालाइज करोगे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, मैं ये पीडीएफ ही दे दूंगा आपके एनालिसिस के, तो देखोगे कि सिर्फ एल्गोरिदम की मदद से हमने एग्जाम कंडीशन में 60 क्वेश्चन प्लस सही बनाए होंगे, 10 तो छोड़ ही दिए। 90 क्वेश्चन में से अगर 60 प्लस सही कर रहे हो तो बात समझ रहे हो, वेल अबव 100 मार्क्स एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम लगा के बना दोगे यार। तो बहुत ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव नहीं सोचना, क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए आपकी रीच से बियॉन्ड नहीं जाने वाला है, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है माय डियर फ्रेंड, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, बैक योर इंस्टिंक्ट। आप बस कुछ ही समय दूर हो, अपने नर्व्स को काम करना है, पेपर से पहले अच्छी नींद लेनी, पॉजिटिव होना है, अगर मूवी देखने का मन करे मूवी देखना, पेपर से एक दिन पहले रिलैक्स होना बहुत जरूरी, बहुत कुछ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है नेक्स्ट डे। एक दिन पहले तक जितना पढ़ना है पढ़ लेना, एग्जाम सेंटर में एक दिन पहले पहुंच जाना, रात में मत पहुंचना, पहले से ही सेंटर देख लेना। एग्जाम का एक दिन पहला बहुत क्रूशल होता है, सेंटर को 12 बजे तक देख के खत्म कर देना एक दिन पहले, और बढ़िया सी होटल में नींद लेना या जहां भी नींद लेना। अच्छी नींद जितनी होगी, साउंड स्लीप होगी, उतना अच्छा आपका पेपर होगा। नथिंग एल्स कैन बीट दैट, काम खत्म, ठीक है। तो बाकी इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत सी सेट या थोड़ा बहुत और कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट हो पाए तो वो देखेंगे, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट 2023 ये कर दिया। और इसके बाद कुछ वो चीज़ें जो छूट गई थी, जो मैंने बोला था और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसको टेलीग्राम पे ही डिस्कस कर लेंगे या देखेंगे, ठीक है, कोई सेशन बना के। और उसमें जो भी आप लोगों के डाउट्स हों, आप लोग एक काम करना, सारे डाउट्स जिस क्वेश्चन के हैं, जिस साल के, कि 2022 के सेट ए का ये वो इस वीडियो के नीचे लिस्ट कर दीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो वो जो एक कंसोलिडेटेड बनानी होगी आप सबके डाउट्स की, वो बना दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।